हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। और आपको एक मज़ेदार बात बताता हूं। एक्चुअल में ना आज ही का दिन था, 3 जनवरी, 3 साल पहले, 2021 में, जब मैंने पहली बार ये संडे एडिटोरियल साइंस ऑफ द वीक स्टार्ट किया था। और आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला है मुझे, इतना सपोर्टिव रहे हो आप लोग, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारी बधाई। और 3 साल से ये इनिशिएटिव चल रहा है सक्सेसफुली, और आई होप आप लोग को काफ़ी पसंद भी आ रहा होगा। आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। ये बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए आप लोगों से शेयर करना, तो इसीलिए मैं शेयर कर रहा था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नया साल आ चुका है और आप सभी लोगों ने बहुत ही बढ़िया शपथ लिए होंगे, रेजोल्यूशंस बनाए होंगे 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को। बट मुझे पता है कि शायद 3 तारीख आते आते थोड़े थोड़े रेजोल्यूशन ना जाने लगे होंगे अब, या फिर कंप्लीट नहीं हो पा रहे होंगे। तो थोड़ा रुकिए, संभलिए, अभी से ही प्रीलिम्स पास आ रहा है और आप सभी लोगों को डट के सामना करना है उसका। तो डेली रात में सोने से पहले एक बार अपने रेजोल्यूशंस जरूर से याद कर लीजिए और इसको एक हैबिट बना के चलिए। और एक चीज़ डिस्क्लेमर है भाई कि ये हैप्पी न्यू ईयर के इस वाले ग्लास में मैंने माज़ा फिल किया है, ठीक है, कुछ और नहीं समझना है। चलिए फिर 29 दिसंबर से लेके 3 जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो देखेंगे। उसमें ना अब मैं एक चेंज कर रहा हूँ। इन डिस्कशंस में हम लोग बेसिकली यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं रिसेंट ईयर्स में, उनको ना थोड़े थोड़े पिक करेंगे और समझेंगे। जैसे कि 2023 से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने अभी आज के डिस्कशन में ये 4 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। और ऐसे ही हर वीक हम 3-3, 4-4 डिस्कशंस क्वेश्चंस के लेके, कभी 5 कर लिए, कभी और बढ़ा लेंगे जैसे एग्जाम आएंगे। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम एग्जाम से पहले पहले अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस एंड टेक के जो रिलेवेंट है आज के टाइम पर, उनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। तो वो भी एक प्लस पॉइंट रहेगा हमारे प्रीलिम्स के लिए, डेफिनेटली 100%। आज के इस डिस्कशन में हम लोग इन 3 टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। देखो, एक्चुअल में ना ये वाला टॉपिक आपने बहुत बार सुन लिया होगा कि एक्सपोसैट मिशन गया है, एक्सपोसैट मिशन गया है। बट इसको थोड़ा साइंटिफिक एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या यूज़ हो रहा है? एक्सरे पोलरीमेट्री का यूज़ हो रहा है क्या चीज़ ये? सिंपल भाषा में समझेंगे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कनेक्ट करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये एक्सपोसैट मिशन इतना अनोखा क्यों है, क्यों यूनिक बता रहे हैं लोग, क्या कर देगा ऐसा, है ना। तो उसके बेसिस, उसके पीछे साइंस क्या है वो समझेंगे। और एक आर्टिकल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट सा आया था कि 2024 में ना, जिस हिसाब से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2023 में हमने देखा है, उसके हिसाब से 2024 की कुछ प्रिडिक्शंस हैं इन राइटर के कि भाई 2024 मतलब आर्टिफिशियल इज़ लाइक गॉड लाइक एबिलिटी वाला बंदा, या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे ह्यूमैनिटी पर ना एक बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है। तो वो 2024 में कहाँ तक पहुँच जाएगा, उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। और एक छोटा सा आर्टिकल है मेडिकल नेग्लिजेंस को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए। आप सबको पता है कि भारतीय न्याय संहिता अभी आई है, तो उसी के रेस्पेक्ट में कुछ लॉज फॉर्मुलेट किए गए थे डॉक्टर्स को लेके। उसमें ही बात की गई थी कि देखो, 2 टर्म्स हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस है और एक मेडिकल एक्सीडेंट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इस लॉ में क्या फर्दर चेंजेस होने की संभावनाएं हैं, उसके बारे में छोटा सा आर्टिकल है, इसको भी डिस्कस करेंगे फिलहाल। और उसके बाद हम लास्ट में वो 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस 4 क्वेश्चन तक के लिए आप लोग को ज़रूर से रुकना है ना। और हो सके तो अपने आंसर्स अभी दे दो आप। ये 79 क्वेश्चन है, ये 80 क्वेश्चन है, 83 क्वेश्चन है और 84 क्वेश्चन है। हालांकि आज मैंने थोड़े इजी क्वेश्चंस लिए हैं, नेक्स्ट डे से थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे ताकि एक अच्छा स्टार्ट हो सके। पहला आर्टिकल आज का हमारा, इसरो लॉन्चेस एक्सपोसैट। भाई क्या मिशन है, क्या सिग्निफिकेंस है, इन सब के बारे में स्टार्ट करते हैं बात करना। देखो, वैसे इस चीज़ को समझना कि ये इसरो का इतना बड़ा लॉन्च क्यों है, क्योंकि इसरो का पहला पोलारीमेट्री मिशन है जो कि एक्सपोसैट, एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या हो रहा है? एक्सरे पोलारीमेट्री सैटेलाइट, ठीक है, या फिर एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। तो एक्सपोसैट जो है ना, ये अभी गया है लगभग 650 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में। ये रहा हमारा अर्थ, तो इसकी 650 किलोमीटर ऑर्बिट क्या है? लो अर्थ है या मीडियम अर्थ ऑर्बिट, कौन सा है? डेफिनेटली लो अर्थ ऑर्बिट है ये। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये विश्व का ऐसा दूसरा मिशन है, जस्ट सेकेंड वन आफ्टर नासा, सेकेंड सैटेलाइट बेस्ड मिशन है जिसके अंदर हम लोग एक्सरे पोलारीमेट्री को मेजर करेंगे। अब ये क्या चीज़ें हैं, इतनी डिफ़िकल्ट सी लैंग्वेज में क्या समझते हैं, उन सभी चीज़ों को हम बात करते हैं। सबसे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं एक्सपोसैट के लिए। एक्सपोसैट क्या है ना कि एक्सरेज के पोलराइजेशन को एनालाइज करेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बेसिक्स पे चलते हैं। आप लोगों ने
ऐसा काम किया है कभी कि आपके आधार कार्ड की फ़ोटो खींची हो आपने, है ना, जिसमें आपका सुंदर सा शक्ल और सारी डिटेल्स होती हैं, आधार कार्ड नंबर, या फिर आप अपने कभी वोटर आईडी को क्लिक करते हो, है ना। इन सब में हम लोग देखते हैं कि ऊपर क्या होता है, एक लेमिनेशन कराते हैं या फिर प्लास्टिक का कुछ तो होता है। और जब हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन का फ्लैश ऑन करके फ़ोटो खींचते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि भाई इस आधार कार्ड में जितनी दूर फ्लैश चमका उतनी दूर का इन्फॉर्मेशन गायब हो गया, है कि नहीं? ऐसा ही होता है एक्चुअल में। जो ये पोलराइजेशन होता है ना, ये पोलराइजेशन इन सब का बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। अगर आप अपने मोबाइल लेंस के सामने, जिस कैमरा से आप फ़ोटो खींच रहे हैं ना, उसके सामने अगर एक पोलराइज्ड ग्लास डाल देंगे और फिर फ़ोटो खींचेंगे तो ये जो चमकने वाला एरिया था ना, ये बिल्कुल साफ दिखेगा, भले ही फ्लैश चमका हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो उसके रिफ्लेक्शन से ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खो जाती है। और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, और अब साइंस के हिसाब से समझते हैं कि मान लो आप मस्त एक साइंटिस्ट बन गए हो, और साइंटिस्ट बनने के बाद आपको भेजा गया ऊपर कि जाओ भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बढ़िया वहाँ से एक्सपेरिमेंट करो, बताओ पैसिफिक ओशन में क्या क्या चल रहा है। आपने साहब पैसिफिक ओशन की तरफ अपना रुख करके देखा, ये मान लो अर्थ है और ये एरिया कुछ पैसिफिक ओशन का था। आप यहाँ पर बढ़िया ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देखने की कोशिश कर ही रहे थे, तब से ये कौन है, सन। सन का रिफ्लेक्शन इतनी तेज़ यहाँ पर पड़ रहा था कि आपको वही चीज़, जैसे यहाँ पर आपके आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन छिप गई ना, वैसे यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करोगे? तो अब क्या करेंगे हम लोग पोलराइजेशन का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर एक और इजी एग्जांपल देखो, ये एक्चुअल में ना हमारा पानी ऐसा है कुछ ये वाली तरह, लेकिन किसी भी बहुत ज़्यादा रोशनी के चलते देखो कैसा दिख रहा है। इसके अंदर पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इतना बड़ा सा पत्थर है, लेकिन इसमें कुछ भी पता चल रहा है यहाँ पर नहीं। तो इन्फॉर्मेशन लॉस है जब भी लाइट बहुत ज़्यादा आती है। अब इसी चीज़ को इमेजिन करो कि कोई बहुत बड़ा स्पेस में एक्सप्लोजन होता है ना, कोई स्टार डाई करता है, या फिर ऐसे पल्सर्स, स्टार्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इन अमाउंट में लाइट एमिट करती हैं। तो एक्चुअल में उस लाइट से जो भी चीज़ें हम पढ़ना चाहते हैं उसके पीछे की छिपी हुई चीज़ें वो हम देख ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हम लोग पोलारीमेट्री का यूज़ करते हैं। पोलारीमेट्री का मतलब क्या है कि सिंपली हम लोग पोलराइज्ड लाइट को स्टडी करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल था ना बिल्कुल। अब समझो कि आखिरकार हम लोग एक्सरे के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, एक्सरे ही क्यों देख रहे हैं। तो अभी तक ये सेकेंड मिशन हम लोगों ने बोला कि भाई दुनिया का सेकंड मिशन है, सेकंड मिशन है। क्यों सेकंड मिशन है? क्या इसके पहले हम लोगों ने एक्सरे वाली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया? देखो इनका सिंपल सा ये कहना है कि बहुत सारे जो ब्रह्मांड में ऑब्जर्वेशंस चलते हैं, मान लो कि कोई न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार या फिर पल्सर, एक मैग्नेटार्स होता है। मैग्नेटार्स क्या होता है? यही न्यूट्रॉन स्टार ही है, बस इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो क्या होता है कि इन सभी के फिनोमेना को पढ़ने के लिए इसके पहले के ज़माने के जितने साइंटिस्ट थे, मतलब आप बोल लो 2020, 21, 22 तक में, अभी तक हम लोग दो चीज़ें करते थे। देखो, या तो हम लोग अपने स्पेस स्टेशंस को ग्राउंडेड रखते थे, मतलब धरती पर ही हमने एक बड़ा सा टेलीस्कोप लगाया और उससे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते थे ऐसे इवेंट्स को। तो बीच में आपको भी पता है कि क्लाउड्स आ जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उतना क्लियर इमेज नहीं मिलता हम लोग को। दूसरा कि हम लोग जब ऊपर स्पेस में जाके इसको स्टडी करना चाह रहे थे तो अपने अर्थ वाले एटमॉस्फेयर का तो कैंसिल आउट हो गया, इसकी दिक्कत नहीं है अब। लेकिन यहाँ पर ना एक्सरे की स्टडी नहीं कर पा रहे थे, या एक्सरे की स्टडी के अलावा हम लोग इंफ्रारेड या फिर हम लोग इनसे रेडियो वेव्स के फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन निकलती थी उसको टैकल करते थे, या फिर हम लोग विजिबल लाइट रेंज जितनी है उसमें जो चीज़ें दिखती थी उसको टैकल करते थे, और इवन एक्सरे को भी टैकल करते थे। लेकिन इन सब में ना प्रॉब्लम क्या थी? लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर मिनिमम इन्फॉर्मेशन। हमने ऐसा पाया, 1960s की ये स्टोरी है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा समझा ना कि जब भी हम लोग किसी न्यूट्रॉन स्टार की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग पल्सर की बात कर रहे हैं, अब ये सब क्या चीज़ें हैं आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक मिनट ये देख लेना एक बार। देखो, न्यूट्रॉन स्टार क्या है? एक क्रस्ट कोर है, मासिव एनर्जी है, सुपरनोवा स्टार जैसा एक्सप्लोड होता है, और ये जो आप देख रहे हो ना लाइट एमिट करता हुआ है, ऐसा कुछ पल्सर होता है ये,
ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बीम लाइट की ऐसे निकलती है, जैसे लाइट हाउस होते हैं ना, समझ लो वैसा ही होता है। और पल्सर की ग्रेविटी, ये ना वही एक्सरे पोलारीमेट्री से ही कुछ इमेज लिया गया है, ऐसी तरीके से वो फोटो वीडियोस कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे हम लोग कि एक्चुअल में ये जो ऐसे ऐसे शेप जो यहाँ पर घूमते हुए देख रहे हो, ये सब क्या है, क्या क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसको भी फिर से समझते हैं एक बार, बट इससे पहले एक बार थोड़ा सा और बेसिक समझ लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रॉन या फिर पल्सर, न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर, मैग्नेटार्स, इन सभी से बहुत ज़्यादा लाइट एमिट होती है। उन लाइट एमिट वाली चीज़ों को बाद में 1960s की कहानी में हमने समझा कि इन सभी से एक्सरेज एमिट होती है, और एक्सरेज जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिए हुए। अगर इसकी स्टडी करेंगे तो हम लोग इस पूरे न्यूट्रॉन स्टार का साइज़, यहाँ पर क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, कैसे बना, कैसे ये ख़त्म हो रहा है, इन सब के बारे में हमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट हो सकती हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट किया। अब हम आते हैं वापस अपने एक्सपोसाइट पर। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेना आप लोग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोग पहले किन की स्टडी कर रहे थे। पहले हम लोग रेडियो वेव्स की कर लेते थे, इंफ्रारेड की कर रहे थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक्सरेज की स्टडी करने की। और एक्सरेज भी ये नॉर्मल एक्सरेज नहीं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पोलराइज्ड एक्सरेज की स्टडी करने के लिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, जब भी हम लोग एक्सरेज की बात करते हैं ना, देखो एक्सरे जो होता है वो वैसे साइनोसोइडल फॉर्म में होता है, मतलब कि ऐसे ट्रैवल करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो भी इसका प्रोपगेशन है, मान लो इस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहा है, तो ये इस तरीके से वेव चलती रहेगी परपेंडिकुलर इसके। लेकिन हमें पता नहीं है, कभी एक्स एक्सिस पर है, कभी ऐसे ऐसे भी चल सकती है, कभी ऐसे ऐसे भी चल सकती है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लोग इसको इस एरो के सामने खड़े हो जाएं, ठीक है, और इसको ऐसे देख रहे हैं अपनी उंगली के सीधे बिल्कुल, तो हमें ये वाली लाइन जो प्रोपगेशन की वो एक डॉट जैसी दिखेगी। मतलब ये वेव कभी इधर और इधर जा रही है, कभी इधर और इधर जा रही है, कभी इधर और इधर जा रही है, इधर और इधर जा रही है। समझ में ही नहीं आएगा कि आखिरकार ये किस डायरेक्शन में रेज आ रही है, क्या इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है, कुछ नहीं समझ में आता। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने एक्सपोसैट सैटेलाइट में हमने क्या किया, इस सैटेलाइट में कुछ हमने डिवाइसेस स्टार्ट किए। जैसे मान लो पोलिक्स है, अब पोलिक्स का यूज़ यही होगा कि ये क्या करेगी ना, पोलराइज्ड लाइट करेगी, इसको काट देगी, इसको काट देगी, इसको 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 सब काट देगी, बस एक ये वाली ही इन्फॉर्मेशन सामने आएगी। तो हमारे लिए इस एक्सरे से इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी आ रही है। इसको हम अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, इसका एंगल डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई कितने एंगल पर ये अभी प्रोपगेट हो रही थी। साथ ही साथ अब एक चीज़ और समझना, एक्सरे जो है वो क्या है, एक प्रकार का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इतना तो सबको समझ में आता ही होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि जब भी ये वेव कहीं ट्रैवल करती है, कहीं से ओरिजिनेट होती है, बाहर निकलती है, और रास्ते में ना इसको बहुत सारे यूनिवर्स, ब्रह्मांड में हमारे मटेरियल्स मिलते हैं, क्लाउड्स मिलते हैं। क्लाउड्स मतलब अपने बादल नहीं, कुछ भी मटेरियल, कोई प्लैनेट ही मिल गया, कोई एस्ट्रॉयड मिल गया। तो इन सभी चीज़ों से जब ये टकराती है ना, तो उस टाइम पर ये हल्की सी बेंड होती है, और बेंड होने के साथ साथ ये रिलीज़ करती है खूब सारे फोटॉन्स। ठीक, अब ये जो लाइट फोटॉन्स एमिट कर रहा है, उसकी भी स्टडी हम लोग को करनी होती है। हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि देखो, यहाँ से लाइट एमिट हुई, आई आई आई, और यहाँ पर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट मिला इसको, तो यहाँ से ये बेंड होके कुछ इस तरीके से आई, है ना। तो ये जो बेंड है, इसके जगह पर जितने भी फोटॉन्स वगैरह एमिट हुए, इन सब की स्टडी भी हम करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट क्या था। और इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ इस वाले वेव की इन्फॉर्मेशन जब हमें पता चलती है, तो हम लोग इस प्लैनेट के बियॉन्ड देखने की भी बात पॉसिबिलिटी में लेके आ जाते हैं कि यहाँ पर क्या इवेंट हुआ होगा, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो यही है पूरा अपना एक्सपोसैट, इतना ही पढ़ना है हमें। ठीक, देखो एक्सपोसैट जो है ना हमारा, इसके दो मेजर कंपोनेंट है, एक है हमारा पॉलिक्स और एक है हमारा एक्सपेक्ट। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इनके फुल फॉर्म वगैरह भी देख लेंगे, काम देखते हैं करते क्या। देखो एक्सपेक्ट का काम है कि ये ना हाई रेजोल्यूशन सॉफ्ट एक्सरे एनर्जी बैंड में फ़ोटो खींचना स्टार्ट करेगा। मतलब कि ये ना हमारे पल्सर्स, ब्लैक होल, या फिर मान लो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी कंडक्ट करेगा, बहुत क्लियर इमेज लेगा। ठीक है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि न्यूट्रॉन स्टार, जैसे कि हमने पढ़ा क्या है, कि एक स्टार का बिल्कुल कोर है जो कि बहुत ज़्यादा क्रश होकर छोटा हो चुका है। सुपरनोवा में कभी एक्सप्लोड हुआ था, अब वो छोटा सा लाइट एमिट करता हुआ दिख रहा है। पल्सर क्या है, वो जो हमने देखा नहीं था, वो लाइट हाउस जैसे वो एमिट करता हुआ दिख रहा था।
तो वो पल्सर्स, इन सब की स्टडी करके ये हमारा कौन देगा, एक्सपेक्ट। ये जो पॉलिक्स है, पॉलिक्स क्या करेगा, देखो पॉलिक्स जिस हिसाब से एक्सपेक्ट हमारा सॉफ्ट बैंड पर काम कर रहा था, ये हमारे मीडियम बैंड पर काम करेगा। मतलब कि बस देखो सॉफ्ट बैंड में ना ऑलरेडी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स नासा की तरफ से भी आए थे, लेकिन मीडियम बैंड में अभी कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर रहा था, कोई इतने अच्छे रेंज में इमेजेस वगैरह नहीं कैप्चर कर रहा था। तो पॉलिक्स इसमें बहुत अच्छे से काम करेगा। जो हम लोग बोल रहे थे कि हाँ भाई कितना एंगल पर डिविएट हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन लेके आएगा, पॉलिक्स। ठीक, एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखो एक्सपोसैट जो है ना, इसके लाइफ कितनी है भाई, 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए ये फंक्शनल है। तो क्या 5 साल में उसको क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना है सब खोजना पड़ेगा उसको, नहीं। ये ना 2 काइंड्स ऑफ सोर्सेज को ऑब्जर्व करेगा। कौन कौन से हैं ये जो काइंड्स ऑफ सोर्सेज हैं, पहला है एक परसिस्टेंट सोर्स। परसिस्टेंट सोर्स का मतलब क्या है कि इन लोगों ने ना पहले से ही भांप रखा है कि अच्छा ये 8-10 चीज़ें जिनके बारे में हमें पढ़ना है, पहले से ही ये फिक्स्ड है ना, टारगेटेड है, नोन है, हमें अभी के लिए ही नोन है। तो उन नोन वाली चीज़ों को ये पढ़ने की जाएगा या फिर ऑब्जर्व करेगा। और दूसरा जो होता है ना, इनको ट्रांजिएंट सोर्स बोलते हैं। ट्रांजिएंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि अभी कुछ पता नहीं है, ऊपर जाएंगे देखते हैं कौन सा पल्सर मिल जाए, कौन सा एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई मिल जाए। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, एजीएन, ये क्या होता है एजीएन, देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी मान लो गैलेक्सी है अपना, इस गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में ना एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट होता है, बहुत ही ब्राइट स्पॉट, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। तो उसकी स्टडी कर लेगा, मैग्नेटार्स मिल गया उसकी स्टडी कर लेगा। मतलब ये सब कहाँ पे आ रहे हैं, ट्रांजिएंट सोर्स में आ रहे हैं। और कुछ फिक्स्ड सोर्सेज हैं जिनको हम लोग परसिस्टेंट सोर्स की बात कर रहे हैं। तो अब एक बार ना पढ़ते हैं, आर्टिकल्स को देखते हैं, देखना अब सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले एक्सपोसैट मिशन की ऑब्जेक्टिव्स अपने क्लियर हो गए हैं ना, एक्सरेज पोलराइजेशन का फंडा अपना क्लियर है। पेलोड्स में 2 चीज़ें हैं, कौन कौन से, एक हमने पढ़ा पॉलिक्स, एक्सरे पोलारीमीटर जिसको बोल रहे हैं, है ना, ऐसे ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज हैं अलग अलग कैटेगरीज से जो भी आ रहे हैं उनको पढ़ेगा। और एक अपना एक्सपेक्ट है, ये फास्ट टाइमिंग और गुड स्पेक्ट्रोस्कोपी रेजोल्यूशन लेके आएगा। सॉफ्ट एक्सरेज पर काम कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि भाई जो इसका एनर्जी बैंड है ना, एनर्जी बैंड थोड़ा सॉफ्ट है, बोले तो लगभग 2 से लेके 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। और इसके अलावा जो हमारा पॉलिक्स है वो क्या है, वो थोड़ा ना मीडियम एनर्जी बैंड पर काम करता है, मतलब 8 से लेके 30 केईवी तक काम करेगा। ठीक है, फोटो खींचने की बात है, सिंपल इतना समझो आप। सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। दूसरा है, इसके पहले नासा का एक इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE यही गया था, ये भी अपना सॉफ्ट बैंड वाला ही है, 2 से 8 केवी एनर्जी बैंड पर काम करता है। इसके पहले भी ना हम लोगों ने और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन प्रॉब्लम वही है, देखो हमने ना बैलून छोड़ दिया कि जाओ भाई आकाश में उड़ो, मतलब मोमेंटरली थे। इसके लिए HX पोल करके एक हमने मिशन भेजा था, एक एक्सेल कैलिबर करके भी एक भेजा था। तो ये सारे मिशंस जो थे ना, पोलारीमेट्रिक एक्सरेज की स्टडी नहीं करते थे, एक्सरेज की स्टडी कर रहे थे सिर्फ। जैसे एक्सेस पोल है तो ये बस थोड़े टाइम के लिए था, ये 5 साल इतना लंबा ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट अभी तक किया नहीं गया, इसलिए ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसमें एक चीज़ और समझना, हर बार यहाँ पर आप देख रहे होगे PSLV C58 लिखा है, क्या मतलब है इसका, इसको लेके कौन गया, एक्सपोसैट का पूरा जो बड़ा सा सैटेलाइट है कौन लेके गया भाई, लॉन्च व्हीकल था अपना PSLV, और उसका ये 60th फ्लाइट था। ठीक है, 60th फ्लाइट था, बट 58 नंबर क्यों है इसका, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप भी नंबर बताना। इस बार लेकिन ना थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक काम करते हैं, इसके 4th स्टेज को थोड़ा कॉन्फ़िगर करते हैं और इसमें डालते हैं एक एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, कि इसको पहले तो पहुंचाएंगे कि भाई जाओ 650 किलोमीटर के आसपास जाओ और एक्सपोसैट को वहाँ पर ड्रॉप कर दो। जब वापस आने लगना तो 350 किलोमीटर ऊंचाई पर थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना। ऐसे टोटल 10 पेलोड्स इस पे और डाले गए और उसको एक एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के अंदर में डाला गया जिसका नाम रखा गया पोएम। ये है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। इसमें हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ किया कि भाई देखो फ्यूचर में जो है वो फ्यूल की कैपेसिटी वगैरह हम चेंज करेंगे, तो इसमें हम लोगों ने फ्यूल सेल का यूज़ किया है ना, लिथियम आयन बैटरीज और इन सब के फ्यूल सेल पे हम लोग चल के गए हैं। इसके वजह से हम लोग 350 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिटल पर भी कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। उसमें से क्या क्या है, कुछ का नाम यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि हम लोगों ने विमेन इंजीनियर्ड सैटेलाइट, जिसमें कि हम लोग को सूरज के सोलर इरेडियंस और अल्ट्रावायलेट इंडेक्स की कुछ स्टडी करनी थी, कंपैरिजन करना था, वो भी कर लिया। कुछ शील्डिंग एक्सपेरिमेंट करने थे, वो भी कर लिया, है ना। तो ऐसे कुछ टोटल 10 थे एक्सपेरिमेंट्स जिनको कि हमने
वापस आते टाइम पर ये सब भी कंडक्ट कर लिए। तो वही बजट फ्रेंडली है, हमेशा से इस पे इसरो काम करता आया है। हम अपने अगले आर्टिकल पर आगे बढ़े ना, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि प्रीलिम्स देखो पास आ रहा है। प्रीलिम्स पास आते ही हमें समझ में आता है कि भई ये दो सोल्यूशन हमारे पास हैं, पहला है रिवीजन और दूसरा है प्रैक्टिस। यही सब लोग बताते हैं, कुछ नया नहीं बताया मैंने। तो अब इसके लिए करें क्या? शेड्यूल बनाते हैं, फॉलो नहीं हो पाता है, कभी बनाते हैं तो कुछ आधे अधूरे पर छूट जाता है, रोज़ नहीं फॉलो कर पाते, बहुत सारी ऐसी कमियां आती हैं। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसे सपोर्टिव प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें पुश दे सकें, डेली पढ़ने का पुश दे सकें। तो वही पुश देने के लिए ये दो प्रोग्राम्स हैं। दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि साल भर में बढ़िया पढ़ के उसने तैयार किया हुआ है और अब वो चाहता है कि भाई मैं ना डेली प्रैक्टिस करूँ, ऐसा प्रैक्टिस करूँ कि जो 26 मई वाला दिन है ना, ये इससे डर ही खत्म हो जाए। ये डेली प्रैक्टिस जो होगी वो एक टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में हो सकती है और उसके लिए है रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024। दूसरा वो टाइप का स्टूडेंट है जिसने साल भर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा है और उसको लगता है कि यार इस बार कवर करने के लिए किसी टीचर फैकल्टी से कोई टॉपिक पढ़ लूँगा तो फिर मज़ा आएगा। उसको वीडियो लेक्चर चाहिए कि भाई डेली 3 घंटे मुझे पढ़ा दो, जल्दी से मेरा सिलेबस कंप्लीट करा दो। तो दोनों के अलग अलग डिमांड्स और नीड्स हैं, आपको जिस भी हिसाब से चाहिए। अगर वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए आपका ये क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको डेली 3 घंटे का जीएस क्लास मिल जाएगा, करंट अफेयर का वीकेंड क्लास मिल जाएगा, सीसैट के क्लासेस मिल जाएंगे और लास्ट में हर संडे को कुछ टेस्ट होंगे और फाइनली 16 सेक्शनल और 16 फुल लेंथ टेस्ट तो आपको मिल ही रहे हैं। इसी में सिमिलरली आप यहाँ पर देखना, जो रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम था ना, ये डेली टेस्ट की बात करता है। उस टेस्ट के बाद आपको डेली डिस्कशन मिलेगा कि जो भी आपने पढ़ाई की है, मान लो पॉलिटी का कोई टॉपिक है नहीं समझ में आया, उससे क्वेश्चन आ गया तो उस पर एटलीस्ट डिस्कशन करने के बाद वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो आ ही जाएगी ना उन क्वेश्चंस की। तो अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवरेज इन सभी क्वेश्चंस पे रहेंगे, उनके डिस्कशंस होंगे। लगभग 3500 जीएस के क्वेश्चंस लगा ले रहे हैं, 2000 सीसैट के क्वेश्चंस लगा ले रहे हैं, तो रिगरस प्रैक्टिस होगी। इसमें भी आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सीसैट का मॉड्यूल, मतलब वीडियो लेक्चर्स और क्वेश्चंस तो डेली बेसिस पर हम लगा ही रहे हैं। बहुत अनोखे तरीके के जो भी यूपीएससी ड्रिवन टेस्ट पेपर्स हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ स्पेशल टेस्ट है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, गवर्नमेंट स्कीम, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम को अगर अवेल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम्स हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसके लिए आप पटेल नगर, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना कहीं पर भी जा सकते हो और फीस भी आप समझ रहे हो कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रखा गया है। अगर आप क्रैश कोर्स देखना चाहते हो, मतलब वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में देखना चाहते हो, तो अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करोगे तो पटेल नगर इज़ द सेंटर और ये बैच इंग्लिश में होगा। और साथ ही साथ अगर आप इसको ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो ये फीस स्ट्रक्चर है, ऑफलाइन के लिए ये फीस स्ट्रक्चर है। तो बहुत ही सिंपल से दोनों प्रोग्राम्स हैं, बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। तो आप इनमें से जो भी चूज़ करना चाहते हो डेफिनेटली एक बार चूज़ करके उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल ना सिंथेटिक सुपर पावर्स टू रियलिटी पर बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देखो दिन पर दिन ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन रहा है। हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, हर जगह पर धीरे धीरे देखोगे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर लेगा। हर एक गैजेट को ये पर्सनलाइज कर देगा। आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को? अभी आप जैसे चैट जीपीटी में जाते हो तो अपने क्वेश्चंस पूछते हो और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा कुछ समझ सकते हो कि भाई ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमैनिटी ने इस पूरे मिलेनिया में जितनी भी चीज़ें सीखी होंगी, मान लो हमारे 1000, 2000, 4000, 5000 सालों का जो भी नॉलेज एक्सट्रैक्ट आया है ना, उस कलेक्टिव इंटेलिजेंस पर ये एक लीच जैसा काम करेगा, सबको सक कर लेगा, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जैसा डेवलप हो सकता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी हैविंग लाइक गॉड लाइक एबिलिटी। क्या ट्रेंड आगे सेट करना है, सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ड्राइव करेगा। अब देखो इसका एक अलग एंगल यहाँ से भी प्रेजेंट होता है कि आपको पता है 2024 में दो सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शंस हैं और अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने डीप फेक्स पर भी बात देखी होगी, बहुत सारे न्यूज़ में आए। अब 2024 में क्या होगा कि हम इसी उधेड़-बुन में फंसे रहेंगे कि यार ये जो मैसेज है ये दूसरे पार्टी की तरफ से प्रपोज्ड प्रोपेगेंडा ना हो या फिर किसी को डीमीन करने की बात ना हो, सामने वाला इंसान सही है या गलत, इन सब चीज़ों पर ना अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना इलेक्ट्रिसिटी जैसा समझो, हर जगह मौजूद है। अब आप धीरे धीरे ये भी देखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस बहुत सारी चीज़ें अब इंडिया मेड होने लगेंगी, मतलब कि भारत में मैन्युफैक्चर होने लगेंगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो धीरे धीरे इंडिया के अंदर में ना पहले जो हम लोग सिर्फ असेंबली लाइन को रखते थे कि भाई सारे कंपोनेंट्स बाहर से बनेंगे, बस इंडिया में असेंबल करा दो और वो प्रोडक्ट गुड टू गो है।
तो अब हम लोग उस चीज़ को वापस से पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ भी शिफ्ट करेंगे, और इसीलिए बहुत सारे स्टार्टअप्स और ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। आप आगे आने वाले टाइम पर ये भी देख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग अपने इंडिया में बढ़ जाएगी। गैजेट्स जो है ना वो थोड़े ग्रीनर हो जाएंगे। ग्रीनर क्या मतलब है, हरे रंग के हो जाएंगे? नहीं नहीं, हरे रंग के नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो उनका पूरा प्रोडक्ट चेन है ना, वो प्रोडक्ट चेन ही ग्रीन करने की बात हो रही है। मतलब कि जो भी सामान यूज़ हो रहा है वो रिसाइक्लेबल होगा, पूरा पूरा चेन, उसमें जितनी भी एनर्जी यूज़ हो रही है वो ग्रीनर होगी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से प्रोड्यूस होगी। इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्टिंग तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि आगे आने वाले टाइम पर हम लोग अपने क्लाइमेटिक चेंज को काउंटर करने के लिए अपने प्रोडक्ट को और ग्रीनर बनाएंगे, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हम लोग आगे चल के देखेंगे ना कि एक हम लोग के सामने वर्चुअल लेयर आ गया है रियलिटी का। जैसे कि आप लोगों ने इसके बारे में सुना है, एआई पिन। एआई पिन अगर नहीं है ना तो एक बार ज़रा नेट पे सर्च करना क्या है। छोटा सा डिवाइस है, एक ह्यूमन नाम का एक कंपनी है, उन्होंने इसको बनाया है। आप देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कमांड एक्सेप्ट कर रहा है आपके बिहाफ पर, जो भी आप सोचते हो उसको कैसे कंट्रोल कर ले रहा है। और ये सब पॉसिबल क्या हो रहा है, अभी हो रहा है। तो मतलब आगे आने वाले टाइम पर हम एक ऐसे टेक वर्स में ज़िंदा रहेंगे जिसमें कि हम लोग ये सारे चेंजेस होते हुए देखेंगे, है ना। हम लोग इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड रियलिटी, XR। मतलब अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। अब एक और टर्म है एक्सटेंडेड रियलिटी, XR, जहाँ पर इस टेकवर्स की दुनिया में जैसे अभी हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। अब इसमें क्या होगा ना कि आप किसी को इनवाइट कर रहे होगे अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए। मतलब क्या है कि आप उसको अपने वर्चुअली आप उसको इनवाइट कर लोगे कि देखो मैं उदास हूँ, रो रहा हूँ, हाँ मतलब ऐसे कुछ भी हो सकता है। आप बहुत खुश हो, पार्टी मना रहे हो, तो किसी को उस पर इन्वाइट कर लोगे। तो एक ऐसा टेकवर्स बनेगा ना जहाँ पर वर्चुअली लोग इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल बना पाएंगे। आप किसी से पहली बार मिलने जा रहे हो और आपने जो चश्मा पहना हुआ है उस चश्मे में ही सारे डेटा फीड है, स्कैन करके तुरंत के तुरंत उसमें क्या होगा, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल भी सामने आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये सब तो आज के टाइम पर भी पॉसिबल हो सकती हैं। अभी तक तो हम लोग को लगता था पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसी के हमारा अगला आर्टिकल है मेडिकल नेग्लिजेंस को डीक्रिमिनलाइज करने से रिलेटेड। तो अभी हाल फिलहाल में जब होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में पूरा भारतीय न्याय संहिता के लेके अनाउंसमेंट किया था, तो उसी से रिलेटेड है ये कि देखो अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है और उस डेथ में हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई नेग्लिजेंस के कारण हो रही है डॉक्टर्स की, तो उस केस में डॉक्टर्स को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि सज़ा नहीं होगी, बस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस नहीं होंगे, है ना, उसको क्रिमिनल नहीं ट्रीट किया जाएगा, बस इतना ही है। और इसके लिए ना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA बहुत दिन से इस चीज़ को कंसिडर करने की बात कर रहा था। तो अब इसमें क्या होगा कि देखो सज़ा अभी भी होगी, हो सकता है 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो, कुछ फाइन हो, या फिर दोनों हो जाए, वो सब मिलेगा, बस उसका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। तो एक्चुअल में ये मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है? मेडिकल नेग्लिजेंस देखो कुछ ना सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं अपने, उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को अगर फॉलो करते हैं मेडिकल की लाइन में, तो उससे पेशेंट्स की जान जाती है, तो उसको मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर ये सेट ऑफ रूल्स जो हैं इनको नहीं फॉलो किया गया और उसकी वजह से, इस नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, इस रूल को फॉलो ना करने के लिए क्या होता है, उस पेशेंट की जान चली जाती है। लेकिन इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें ना किसी का इंटेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड एक टर्म होता है, यहाँ पर देखो ये रहा कल्पेबल होमिसाइड। इसका क्या मतलब है, किसी का ना इंटेंशन है कि मैं जो करूँगा इससे सामने वाले की जान चली जाएगी। अगर इस इंटेंशन के साथ किया है तब तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस का पार्ट ही नहीं है, फिर तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही होंगी। लेकिन अगर कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट नहीं है, इंटेंशन नहीं था मारने का, लेकिन हाँ गलती से सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं कर पाए, उसके तहत अगर किसी की जान चली जाती है तो उस केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो नहीं होगी, लेकिन वही है कि उसको 2 साल की सज़ा, फाइन या फिर दोनों हो सकता है। बस यहाँ पर ना एक चीज़ की ज़रूरत है कि IMA का रिकमेंडेशन एक और था कि भाई देखो 2 टर्म्स हैं, एक नेग्लिजेंस है और एक एक्सीडेंट है। इन दोनों के बीच में ना ज़रा आप भारतीय न्याय संहिता में ही थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन क्लियरली मेंशन कर दो। नेग्लिजेंस क्या होता है, लापरवाही होती है कि आप क्या कर रहे हो कि आपको पता है कि रीजनेबल केयर कैसे देते हैं, लेकिन आप उसको कॉन्शियसली उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, लापरवाही के लिए केवल, तो वो है आपका नेग्लिजेंस का पार्ट। एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट मतलब कि आप
किसी का सडन या अनएक्सपेक्टेड डेथ देखते हो जिसमें कि आप कॉन्शियसली, आपका कोई इंटेंशन नहीं था कि हम कोई भी लापरवाही करेंगे या कुछ भी करेंगे, बस एक्सीडेंटली, बहुत सारे केसेस में समझ भी नहीं आता ना क्या किया जाए, रूल बुक भी फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ किया, बट एक्सीडेंटली क्या हुआ, किसी की डेथ हो गई। तो इन दोनों के बीच में ना किसको क्रिमिनलाइज तो वैसे किसी को नहीं करना है, लेकिन किस केस में पनिशमेंट देनी है, किस में नहीं देनी है, इन सब बारे में भी थोड़ा सा डेफिनेशन या फिर प्रॉपर डिफाइंड मैनर में इसको देखना चलेगा। तो चलो फटाफट से अब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, ये है एरियल मेटाजेनोमिक्स से रिलेटेड। बोलता है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से ना कौन सा स्टेटमेंट इसको सबसे बढ़िया से समझा देता है। अब पता हो पहले कि मेटाजेनोमिक्स होता है क्या है, फिर तो बताएं क्या है। तो देखो, जिनको नहीं पता है मेटाजेनोमिक्स क्या है, उनके लिए बहुत सिंपल से समझाता हूँ। आप लोगों को माइक्रोब्स के बारे में पता है। माइक्रोब्स वही मतलब आपके फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, इनकी स्टडी करता है, ये देखता है कि हाँ भाई इनके लिविंग इन्वायरमेंट में इनका क्या रोल है, इनके थोड़े जेनेटिक सीक्वेंसिंग वगैरह या फिर जिनके जीन्स वगैरह, डीएनए वगैरह की पढ़ाई कर लेता होगा। इन्हीं माइक्रोब्स की जब हम इस तरीके से स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं मेटाजेनोमिक्स, है ना। तो अब जरा अब हम लोग फटाफट से देखते हैं। और एरियल का मतलब क्या है, हवा में, है ना, यही होगा एरियल का मतलब। तो इसको हम लोग को हवा में ही पढ़ लेना है। अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें बेस्ट सूटेबल है। ये बोलता है कि हवा में ही जितने भी हैबिटेट है ना, एक बार में उनके डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करने को बोलते हैं एरियल मेटाजेनोमिक्स। ये तो हमारे वाले डेफिनेशन से थोड़ा मेल खा रहा है ना। दूसरा पढ़ना है कि एवियन स्पेसीज, मतलब कि जो उड़ने वाले स्पेशीज़ हैं, पक्षी वगैरह हैं, उनके जेनेटिक मेकअप को समझने की बात हो रही। तो माइक्रोब्स तो आए नहीं कहीं, है ना, ये स्टेटमेंट तो गलत होगा फॉर। अब इसी में जरा तीसरा स्टेटमेंट देखना आप लोग। ये क्या है, एयन बॉर्न डिवाइसेस क्या कर रहे हैं कि इनका यूज़ करेंगे और ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करेंगे मूविंग एनिमल्स का। अगेन माइक्रोब्स की वैसे तो कोई बात नहीं आई, बट अगेन ब्लड सैंपल्स वगैरह से क्या ही कलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि ड्रोन्स को हम इन एक्सेसिबल एरियाज़ में भेजेंगे जिससे कि प्लांट और एनिमल सैंपल्स को हम कलेक्ट कर सकें जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। भाई कोई लैंड सर्फेस है, कोई वाटर बॉडी है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। तो अगेन ड्रोन वगैरह का कुछ ऐसा मतलब नहीं है, मतलब सिंपल था कि हमें माइक्रोब्स की स्टडी करनी है। तो सबसे बेस्ट जो अपना स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है वो कौन सा है, दिस वन, फर्स्ट वन वाला, ठीक है। तो ये पहला आंसर हमारा आ जाएगा। दूसरा हम एक बार देखते हैं, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में बात हो रही है। इसमें माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, पहले जिसको नहीं पता है वो बता देता हूँ, ऐसा वो कलाम सेट टाइप का माइक्रो सैटेलाइट नहीं बात हो रही है, ये डीएनए के बेसिस पर बात हो रही है। तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। अगर ये वाला नहीं याद हो पा रहा है तो सिंपल इनको बोल सकते हो सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, एसएसआर बोलते हैं। तो या फिर मतलब ऐसा कुछ भी जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए का ना कुछ सीक्वेंस बनता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ये हमारा डबल हेलिक्स डीएनए है, उस डीएनए में जो भी ये फॉस्फेट बॉन्ड्स अटैच हो रहे हैं ना, जिसमें हम लोग एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन की बात करते हैं, तो इनके ना कुछ पेयर्स बनते हैं और वही पेयर का सीक्वेंस बनता है कि भाई जैसे ही 12, 15, 20, 50, 100 सीक्वेंस ऐसे बदले, उसके बाद ना एक लिमिटेड, जैसे कि मान लीजिए 6 से लेके 16 तक की कड़ी ऐसे है कुछ, वो ही बार बार रिपीट हो जा रही है। जैसे अगर मैं बाइनरी लैंग्वेज की बात करूँ या नंबर्स की बात करूँ, उससे समझना कि हम लोग 1 2 3 4 लिख रहे थे, ठीक है। तो हमने लिखा 1 3 2 4 1 1 2 2 2 2 3 3 और फिर 1 3 2 4 वापस रिपीट कर दिया। तो ये जो है ना, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये देख रहे हो। फिर कुछ चलता रहेगा, फिर 1 3 2 4 आ जाएगा, फिर चलता रहेगा, फिर 1 3 2 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से समझ लो कि ये ATCG के साथ भी ऐसे ही चल रहा है कि अपना सीक्वेंस चल रहा है और बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है। जो ये रिपीटेड डीएनएज है ना, सीक्वेंस, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग माइक्रोसैटेलाइट डीएनए। अब समझ में आ गया। तो थ्रू आउट जीनोम ये हमारे पाए जाते हैं। अब ये बोल रहा है कि कौन से इसमें से इनका यूसेज है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जितने भी हमारे फौना के स्पेशीज़ हैं उनके बारे में समझने की ज़रूरत है, मतलब इसलिए होता है ये। दूसरा कि ये ना स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करने की बात करता है और दूसरे फंक्शनल टिश्यूज़ में इसको ट्रांसफॉर्म करेगा। अभी बस सुनते जाओ आप लोग। फिर क्या है, क्लोनल प्रोपगेशन की बात हो रही है। हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में हम लोग क्लोनल प्रोपगेशन कर लेंगे। फिर क्या है कि ड्रग्स की एफिकेसी को एक्सेस करने के लिए हम लोग पॉपुलेशन पर जो भी ड्रग ट्रायल्स वगैरह करते हैं उसके बारे में ये है। देखो, अब इसमें से जो कन्फ्यूजन है ना, वो शायद फोर्थ और फर्स्ट स्टेटमेंट में ही होनी चाहिए, अगर हो रही है तो। क्यों? क्योंकि देखो, स्टेम सेल्स का अपना कोई जिक्र हुआ नहीं है इसमें
कि स्टेम सेल से हम लोग कौन से फंक्शनल टिश्यूज़ वगैरह डिराइव करेंगे। दूसरा, हॉर्टिकल्चर प्लांट में क्लोनर प्रोपगेशन क्या होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें कि हम लोग क्लोन्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी कहीं पर ऐसे माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का यूज़ नहीं होगा, है ना, ये भी खत्म। एक तो ये है कि इनका इस्तेमाल हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में कर सकते हैं ना। देखो वही सेम सीक्वेंस का डीएनए बार बार यूसेज हो रहा है, बाद में कितना चेंजेस आया उस सीक्वेंस में, उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोग डेफिनेटली माइक्रोसैटेलाइट डीएनए को एज ए सिंबल यूज़ कर सकते हैं ना, कि पहले 10 बार रिपीट होता था, 5 ही बार रिपीट हो रहा है, तो ये डिफरेंसेस आ गए। फिर क्या है, देखो यहाँ तक की बात बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग को ड्रग ट्रायल्स करना है ना, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें, मतलब आप ऐसा समझो कि हम लोग एक वायरस, जैसे भी कोरोना वगैरह का टाइम चल रहा था, तो वायरस का हम लोग डीएनए सीक्वेंसिंग करते थे, है ना, कि ये पूरा सीक्वेंस कैसे बन रहा है, और उसके साथ साथ हम लोग अपने इंटेस्टाइन्स में या फिर अपने जो हमारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते थे उनका भी सीक्वेंस निकाल के देख लेते थे, कौन सा प्रोटीन इस पर काम कर रहा है। तो सीक्वेंसिंग तक तो सही है, यहाँ पर तो हम अभी भी काम करा सकते हैं, लेकिन हम लोग इससे ड्रग्स की एफिकेसी नहीं बता सकते, कितना एफिशिएंट होगा ये नहीं पता कर सकते माइक्रोसैटेलाइट डीएनए से, ठीक है, बट वो तो सीक्वेंस है, उससे क्या पता चलेगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं सही है, हमारा पहला ही स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये है कार्बन फाइबर से रिलेटेड। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कार्बन फाइबर बोलता है कि हमने ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट में एज ए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर यूज़ करते हैं। बिल्कुल करते हैं भाई, आज तो साइकिल में, एयरक्राफ्ट में क्यों करते हैं, हम लोग को पता है कार्बन फाइबर जो होता है बहुत लाइट वेट होता है, और स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती है इसकी, तो डेफिनेट सी बात है ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट में करेंगे ही करेंगे। फिर बोलते हैं कार्बन फाइबर्स अगर एक बार यूज़ हो गया तो उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। मतलब आप खुद ही सोचो कि हम ऐसे किसी भी टेक्नोलॉजी पर बात ही नहीं करेंगे यार अब फ्यूचर में, जिसको रिसाइकिल ही ना कर पाए, और उसका हर चीज़ बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं। कभी भी कोई इतना मार्केट में उसको पॉपुलराइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कार्बन फाइबर को भले थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, लेकिन डेफिनेटली हम लोग इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है। फिर आते हैं हम लोग लास्ट में, एक और क्वेश्चन है कि कार क्रैश या कोलिजन के टाइम पर क्या होता है कि एयर बैग इंस्टेंटली खुल जाता है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि जब भी हम लोग का लैपटॉप या फिर कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक्सीडेंटली फ्री फॉल करे, तो उसी टाइम पर उसका हार्ड ड्राइव जो है वो शट ऑफ हो जाए, मतलब तुरंत ही बंद हो जाए, ताकि उसको कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट ना हो या फिर उसमें कुछ भी गड़बड़ियाँ ना आए। तीसरा है कि स्मार्टफोन को जब भी हम लोग पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड पर डालते हैं, तो तुरंत ही स्क्रीन जो है वो शिफ्ट होकर इधर इधर दिखने लगता है, अभी ऐसे ऐसे दिख रहा था। इन सभी चीज़ों में कितनों में एक्सेलेरोमीटर का फंक्शन रिक्वायर्ड है। अब उसके लिए पता हो कि एक्सेलेरोमीटर क्या होता है। एक्सेलेरोमीटर देखो सबको बहुत सिंपल से पता है कि जब भी किसी डिवाइस में वेलोसिटी चेंज हो रही है और उसको नापने के लिए कुछ भी चीज़ चाहिए, तो वहाँ पर एक्सेलेरोमीटर चाहिए। देखो जब भी कोई गिर रहा है, स्पीड कम हो रही है, इन्हीं सब चीज़ों से तो रिलेटेड है। तो पहले दूसरे में तो कोई मतलब शायद ही दिमाग में थॉट है कि ये नहीं हो सकता है। तो पहला दूसरा तो पक्का सही है, तो दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तीसरे वाले पर हो सकता है कि यार इसमें क्या ऐसा कुछ हो रहा है, देखो बिल्कुल है, एक्सेलरेशन तो इसमें भी चेंज हो रहा है ना। आप बिल्कुल स्टेबल थे, आपने तुरंत इसको इस साइड पर किया, हालांकि सिर्फ एक्सेलरोमीटर से ही ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक्सेलरोमीटर का यूज़ जरूर होता है, जिससे कि हम लोग अपनी पूरी स्क्रीन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड पर भी आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिंपल है ना। ये सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम जितनी अच्छे से करेंगे उतना बढ़िया थीम पकड़ में आएगा, और जब थीम पकड़ में आएगा ना, तब जाके हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस भी तेज़ी से सॉल्व होंगे, इस बार के भी। तो फिर अगर कोई भी ऐसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और ये मेरा एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी है। अगर यहाँ पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके, तो डेफिनेटली वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग 1 to 1। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पर भी ये सारे मटेरियल्स वगैरह साइंस एंड टेक के मिल जाएंगे। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।